नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल VNKD स्टडी पोर्टल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सीटेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए NCERT का सीरीज स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग देखिए क्लास 6 के जियोग्राफी का हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग क्लास 6 का जो है पॉलिटी पढ़ चुके हैं और देखिए हिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे यह जियोग्राफी का हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। यदि आप लोग पीछे के सभी वीडियो नहीं देखें और देखना चाहते हैं तो आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। देखिए, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। यदि आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे, देखिए वहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। देखिए, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जीवमंडल क्या है? जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल। देखिए, बायोस का अर्थ है जीवन। तो यहाँ पर आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं भूमंडल के बारे में। देखिए, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। याद रखिएगा कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपर्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। देखिए, किससे बना होता है? भूप्रपर्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। देखिए दोस्तों, सीटेट के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी का एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए देखिए, इन प्रश्नों को आप ध्यान से इन लाइनों को देखिए, क्योंकि सीटेट में कहाँ से प्रश्न पूछ ले। तो देखिए, लिखा है कि पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और देखिए, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, देखिए यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए यहाँ पर लिखा है कि समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को यह विश्व महाद्वीप एवं महासागर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, यह उत्तरी अमेरिका है, यह दक्षिणी अमेरिका है महाद्वीप, यह देखिए यह अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, अंटार्कटिका है। तो आप लोग देख सकते हो। देखिए, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, इसमें महासागर भी दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रशांत महासागर है, फिर यहाँ पर देखिए हिंद महासागर है, आप सब देख सकते हैं, अटलांटिक महासागर है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा। याद रखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। देखिए दोस्तों, यह सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। तो देखिए, विश्व का जो सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। देखिए आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे देखते हैं। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। देखिए दोस्तों, एग्जाम में यह सन पूछा गया, याद रखिएगा। तो आप लोग यही याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। और देखिए, साथ ही इसे भी याद रखिएगा कि जापान की जुंको ताबे विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 29 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। देखिए दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। देखिए, जापान की जुंको ताबे विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और देखिए, बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा है। अब हम लोग चलिए महाद्वीप के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। देखिए, लिखा है कि चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। और लोग एशिया महाद्वीप के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है ये लाइन। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यही देखिए, एग्जाम में पूछा है कि जो है यूरोप से अलग कौन सा करता है। तो देखिए, एशिया के पश्चिम जो यूराल पर्वत है वह इसे यूरोप से अलग करता है, एशिया महाद्वीप को। देखिए, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है, याद रखिएगा, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। देखिए, यूरोप प्लस एशिया। अब हम लोग यूरोप महाद्वीप के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। यहाँ पर देखिए, लिखा है कि विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखिए, लिखा है, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए, लिखा है कि चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है। देखिए दोस्तों, यह जो लाइन है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एग्जाम में पूछा है कि किस महाद्वीप से जो है 3 रेखाएं जो है होकर गुजरती है, जैसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों देखिए अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, याद रखिएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर देखिए, लिखा है कि अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। अब देखिए दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग इसको यही याद रखिएगा, जो अफ्रीका महाद्वीप है यह एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और देखिए, अफ्रीका महाद्वीप से जो है कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। और देखिए, जो सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह अफ्रीका महाद्वीप में ही जो है स्थित है। और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी नील नदी जो है वह अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। सब आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप से इतने प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, अब उत्तर अमेरिका के बारे में जान लेते हैं।
विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इसको देखते हैं। देखिए स्थल संधि किसे कहा जाता है? स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यह देखिए स्थल संधि है। और देखिए जल संधि किसे कहा जाता है? पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ देखिए आप लोग जल संधि यही है। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताइए। तो देखिए आप लोग याद रखें, पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच। वो आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि स्थल संधि क्या होता है, जल संधि क्या है। और अगला महाद्वीप के बारे में देखते हैं, दक्षिण अमेरिका। देखिए दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? देखिए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है जो है इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली। याद रखिएगा, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है वह दक्षिण अमेरिका में ही पाई जाती है। देखिए दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, ये भी याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में बहती है। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। देखिए एग्जाम में यही पूछा है कि द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और देखिए ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग अंटार्कटिका के बारे में देख लेते हैं। देखिए अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री तथा भारती। याद रखिएगा, अंटार्कटिका पर जो है भारत के शोध संस्थान हैं जिनका नाम है मैत्री और भारती। याद रखिएगा, मैत्री भारती जो है यह भारत के शोध संस्थान है जो अंटार्कटिका पर स्थित हैं। तो देखिए हम लोग 7 महाद्वीप के बारे में पढ़े हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। फिर हम लोग पढ़े हैं यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका के बारे में। अब हम लोग जलमंडल के बारे में देखते हैं। देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हम लोग देखिए ये इसके बारे में जो है चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। याद रखिएगा, देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। याद रखिएगा कि जल का बहुत कम भाग जो है अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा होगा। देखिए यह महासागर है तो 97.5% यह देख सकते हैं। और इसका जो यह लवणीय जल है और देखिए अलवण जल जो है 2.5% है। तो देख सकते हैं कितना कम अलवण जल है जो मनुष्य के पीने योग्य होता है। अब हम लोग महासागर के बारे में देख लेते हैं। देखिए महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख। याद रखिएगा 5 महासागर कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। देखिए यही कुल 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर। याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। तो आप सब देख सकते हैं
यह देखिए दंतुरित तटरेखा, यह बेलफास्ट डबलिन, तो देख सकते हैं आप लोग, यह दर्शाया गया है। अगला हम लोग देखते हैं, देखिए अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का, याद रखिएगा इसको। देखिए अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर, याद रखिएगा। व्यापार की दृष्टि से जो सबसे व्यस्त महासागर है वह अटलांटिक महासागर है। अगला हम लोग देखते हैं, देखिए हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया। देखिए दोस्तों एग्जाम में यह प्रश्न पूछा है, यही पूछा है कि किस महासागर का नाम जो है किसी देश के नाम पर रखा गया, तो याद रखिएगा हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार, याद रखिएगा हिंद महासागर जो है त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। देखिए उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अगला हम देखते हैं कि दक्षिणी महासागर। देखिए दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अगला देखते हैं हम लोग आर्कटिक महासागर। देखिए आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। यहाँ पर देखिए आप लोग वायुमंडल की जो परतें हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चित्र में। देखिए सबसे पहले क्षोभमंडल आता है, तब समतापमंडल आता है, तब मध्यमंडल आता है, तब आयन मंडल आता है, तब उसके बाद देखिए बहिर्मंडल आता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, देखिए क्षोभमंडल में जो है मौसम संबंधी घटनाएं होती है, समतापमंडल में वायुयान को उड़ाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखिए हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है, याद रखिएगा। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। देखिए वायुमंडल 1600 किमी की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है, याद रखिएगा। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए जैसे देखिए सबसे पहले क्षोभमंडल, तब समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। देखिए दोस्तों एग्जाम में इसको क्रम से लगाने के लिए बोलता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। सबसे पहले क्षोभमंडल, समतापमंडल, तब देखिए मध्यमंडल, आयनमंडल, तब बहिर्मंडल आएगा। आगे हम लोग देखते हैं वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन की प्रतिशतता है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन जो है वह सांस लेने के लिए आवश्यक है और नाइट्रोजन जो है प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है, याद रखिएगा। जो वायुमंडलीय देखिए ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, याद रखिएगा। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे हवा का घनत्व जो होगा कम होगा। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है।
यहाँ देख सकते हैं पर्वतारोही जो है पर्वतों पर चढ़ रहा है, ऊंचाई पर चढ़ रहा है। देखिए जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। याद रखिएगा, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। याद रखिएगा इसको, वायु जो है वह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। देखिए यह एक जो है मंडल का यहाँ पर देखिए चित्र, हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए आप लोग, यह वायुमंडल है, यह स्थल मंडल है, और देखिए यह जो है जल मंडल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग जीवमंडल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जीवमंडल, जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन सा जो है द्वीप समूह जो है वह पानी से डूब गया, तो जो है सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों से प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, यह चैप्टर खत्म हो चुका है और यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिया गया है, तो आप लोग बताइएगा कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप को अलग करती हैं, तो आप लोग हमें बताइएगा। यह हम आप लोगों को सब पढ़ा चुके हैं। दोस्तों आप लोग इन सभी का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।